बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, काजी फायज ईसा साहब के बड़े हुक्म को अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। 24 घंटे होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं और इससे पहले ही कुछ अजीबो गरीब होना शुरू हो चुका है। कल रात हुआ यह था कि अचानक से निगरान हुकूमत के वजीरों ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए थे और अब नून लीग से इस्तीफों की खबरें आ रही हैं। यानी कि जहां पर इस्तीफे होने चाहिए थे या जहां जमात टूटनी चाहिए थी वहां तो टूटी नहीं, और जहां पे इस्तीफे नहीं होने चाहिए थे, एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा रहा था, नाज़रीन किराम, वहां पर इस्तीफे जो है वो शुरू हो चुके हैं। नंबर वन। नंबर टू, अब इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है और यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब बड़े लंबे अरसे के बाद इमरान खान के हक में होने जा रही है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने जा रहा है, नून लीग से कौन टूटा है। और तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम यह है कि काले कोट वाले बिल आखिर अब सड़कों पर आ चुके हैं, जिनके बारे में मैं बार बार आपको कहता रहा, बार बार आपको बताता रहा कि एक तहरीक शुरू हो रही है, एक तहरीक शुरू हो रही है, एक तहरीक शुरू हो रही है। तो अब जो है वो काले कोट वाले सड़कों पर आते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि चौथी खबर यह है कि बलूचिस्तान ने भी अंगड़ाई ले ली है। केपीके के बाद अब बलूचिस्तान ने भी अंगड़ाई ले ली है, वहां पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ का परचम बुलंद हो चुका है। तो ये चार बड़ी खबरें, इनकी तफसीलात मुकम्मल मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आपको हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है और अगर आपको यह लगता है कि ये हकायक के ऊपर रिपोर्टिंग होती है, तो फिर प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग कीजिए, तो चूंकि आपकी शेयरिंग से, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमें फायदा होता है, हमें हमारे साथ मजीद लोग जुड़ते हैं और जो टीवी पे बैठकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठकर प्रोपेगेंडा किया जाता है दिन रात को, उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करने में आपकी ये सब्सक्रिप्शन हमें मदद देती है, क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोगों तक जो है ना वो मैसेज पहुंचता है। सो नाज़रीन किराम, ये क्या हो रहा है, किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कौन इस्तीफे देके जा रहा है, ये अचानक से जो है ना वो क्या भूचाल आ चुका है। इससे पहले मैं दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। चूंकि आज 16 दिसंबर है, मैंने सुबह वाली वीडियो में भी इस आज के दिन के बारे में कुछ चीजें बताई थी, अब भी कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। आज के दिन के मुनासिबत से ही कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन किराम, इससे पहले एक इलेक्शन हुआ था, चूंकि आपको याद ही है कि 16 दिसंबर को हमारा जो पाकिस्तान है वो दो लख्त हो गया, पाकिस्तान जो है वो दो टुकड़े हो गया। तो इसकी बुनियाद एक इलेक्शन थी और उस असल वजह वो थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो तकसीम हुआ। यानी कि ये दिसंबर को इलेक्शन हुआ, यानी कि इससे एक साल पहले, जिसमें 162 नशस्तें मशरकी पाकिस्तान की थी और 138 नशस्तें मगरबी पाकिस्तान की थी। वहां पर 162 में से अवामी लीग 160 नशस्तें ले गई और यहां पर 138 में से 81 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले गई। अब चाहिए तो यह था कि 160 वाले, जो कि दुगनी तादाद के अंदर है, उनको गवर्नमेंट दी जाती, लेकिन यानी क्योंकि अवाम उसे चाह रही थी, लेकिन वो उसकी उसे क्या कहते हैं, मकबूलियत तो थी, कबूलियत नहीं थी शेख मुजीबुर रहमान की। शेख मुजीबुर रहमान मकबूल तो बड़े थे, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। यहां से ही काम स्टार्ट हुआ था और जो है ना वो आपने फिर देखा ही, जैसे कि मुल्क जो है ना वो दो लख्त हो गया, क्योंकि अवामी राय को हमने जो है ना वो पसंद नहीं किया, अवामी राय को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, जो अवाम कह रही थी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अल्लाह ना करे कभी भी दोबारा ऐसा हो, अल्लाह कभी ना करे कि हमारे पाकिस्तान को यह दिन देखना पड़े। लेकिन नाज़रीन, बुनियादी चीजें यही हुआ करती हैं, इसी वजह से मामलात खराब होते हैं। और फिर इमरान मीर साहब ने इसके बारे में थोड़ी सी तहकीक की है। उन्होंने मार्च 1977 के होने वाले इलेक्शंस के बारे में भी बताया। उसमें पाकिस्तान की, यानी कि उस वक्त कौमी नशिस्तें थी 200, उसमें से 155 भुट्टो को मिल गई थी और जो कौमी इत्तेहाद उस टाइम बना था उसको 36 नशिस्तें मिली थी। अगेन भुट्टो उस वक्त मकबूल तो बहुत थे, लेकिन कबूलियत खत्म हो चुकी थी। मकबूलियत तो थी लेकिन कबूलियत खत्म हो चुकी थी। और दूसरी तरफ सिर्फ 36 सीटों वाला कौमी इत्तेहाद था। नतीजा यह हुआ था कि मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका था, खाना जंगी शुरू होगी और उससे मुल्क में मार्शल लॉ लग चुका। तो ये नाज़रीन किराम, जब अवामी हम राय को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उसके अंदर हम रेजिस्टेंस दिखाते हैं, तो हालात उस तरह के होते हैं।
अल्लाह ना करे कभी दोबारा पाकिस्तान में माशाल्लाह आए, अल्लाह कभी ना करे कि पाकिस्तान में जो है ना वो जमहूरियत को कोई नुकसान पहुंचे, लेकिन जमहूरियत की बुनियाद मकबूलियत पे होती है, कबूलियत पे नहीं होती है। हमें ये जो नई कहानी, एक नई टर्म दी गई है ना जी, मकबूलियत तो है, कबूलियत नहीं है। कबूलियत मकबूलियत के साथ अटैच होनी चाहिए। कबूलियत और मकबूलियत दो अलग अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। माजी में हम देख चुके हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। जब अवामी राय को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो उसका नतीजा क्या निकलता है, ये माजी में नाज़रीन किराम हम देख चुके हैं, और इसका कुछ असर आप अच्छा नहीं निकलता, वो आपके सामने है। अब जरा काजी फायज साहब के डिसीजन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, फिर इसके जो नतीजे आए हैं और जो छोड़ के जा रहा है, जो इस्तीफे आए हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और जो कौन कौन टूट रहा है, कौन कौन जुड़ रहा है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। लेकिन काज साहब के जो कि डिसीजन को मैंने बताया ना कि अभी तक 24 घंटे नहीं हुए हैं, तो जो गर्द ऊपर उठी है ना काज साहब के डिसीजन से, वो अभी तक नीचे बैठने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा सवालात पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है, मैंने पहले बताया था कि काज साहब आपके सामने एक शख्स खड़े होकर झूठ बोलता रहा, आपके सामने जो है ना वो गलत बयानी करता रहा, लेकिन आप खामोश रहे। जैसे कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी वो डीसी तब्दील हो गए, हालांकि एक दो नहीं 20 ऐसे मामला है जहां पर डीसी जो है ना वो तब्दील नहीं हुए। दूसरी नाज़रीन बात, जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह कहा कि हमने खत लिखा और हाई कोर्ट को हाथ लिखा, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के वकील से यह नहीं पूछा गया तो आपने उसका कोई जवाब दिया? आप उस खत को लेकर 4 महीने क्यों बैठे रहे? क्या यह सवाल पूछा गया कि जनाब लाहौर हाई कोर्ट ने तो मना ही नहीं किया था आपको अफसरान देने से, तो आपने ये कैसे खुद ही अज्यूम कर लिया कि अफसरान नहीं मिल रहे? क्या इस बारे में पूछा? नहीं पूछा गया। नाज़रीन किराम, ये सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त पूछा जा रहा है और इसकी गर्द बैठ नहीं रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि जनाब का साहब आपने यहां से जो जहां पर वैसे तो आप जो भी साइल आता है या जो भी पिटिशनर होता है उससे बड़े सख्त सवाल करते हैं, यहां पर तो आपने कुछ नहीं पूछा। और फिर ये एक अलग अनोखा वाकया है कि जहां पर पिटिशनर को बुला के कहा गया कि आप पिटिशन दायर कीजिए, यानी कि जहां पर दरखास्त गुजार को बुला के कहा जाए अपने दफ्तर में कि आप दरखास्त दायर कीजिए, हम आपकी सुनते हैं, आप पर एक ही दिन के अंदर जो है ना वो उसके ऊपर फैसला आ जाए। बहुत सारे लोग ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी तहरीक इंसाफ इलेक्शंस को डिले करना चाहती थी, और भाई तहरीक इंसाफ कहां इलेक्शंस को डिले करना चाह रही थी? तहरीक इंसाफ सिर्फ ये चाह रही थी कि जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, आप प्लीज जुडिशरी से लीजिए, आप इंतजामिया से ना लीजिए, इंतजामिया से लेने से नुकसानात होंगे। सिर्फ ये मौकफ था तहरीक इंसाफ का। इसको आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो है ना वो इलेक्शन डिरेल करने के लिए ये बात हो रही थी? और फिर दूसरा मामला जो इस वक्त का साहब के जो है ना वो फैसले पे पूछा जा रहा है, वो ये है कि आपने जनरल फैज वाले मामले के अंदर, जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले मामले के अंदर, उसी दिन या उससे एक दिन पहले ये कहा कि हम दूसरे का, आप उसे पार्टी बनाइए, हम दूसरे का मौक़िफ़ सुने बगैर फैसला कैसे कर सकते हैं? हमने दूसरे शख्स को तो सुना नहीं है। वहां पर तो इतनी बड़ा मामला था, तो उसके ऊपर कासा फरमा रहे थे भरी अदालत के अंदर कि हम दूसरे शख्स को तो नहीं सुना, उसके बगैर हम फैसला कैसे कर सकते हैं उसको सुने बगैर। यहां पर आपने बैरिस्टर सलमान न्याजी को ना सुना, ना अबू जर न्याजी को सुना, ना उनसे मौक़िफ़ लिया और तौहीन अदालत की बात कर दी। उनका मौक़िफ़ सुने बगैर, उनकी बात जाने बगैर उनको तौहीन अदालत के नोटिस की बात हो गई। तो ये आपने ये असूल तय किया था जनरल फैज वाले मामले के अंदर, ये शौकत सिद्दीकी वाले केस के अंदर, कि जब तक आप दूसरी पार्टी को ना सुन लें आप उसके ऊपर नहीं बात कर सकते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन किराम, सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर आपने दूसरी पार्टी को सुनना मुनासिब क्यों नहीं समझा? आपने क्यों मुनासिब नहीं समझा कि उनको बुला के पूछ लिया जाए एक दफा? नहीं, लेकिन उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए। तो ये नाज़रीन किराम, ये जो कुछ सवाल है ना वो पैदा हो रहे हैं। और तीसरी बात, जो खातून से जिस सख्त लहजे में बात की गई, आपने बजाते खुद ही तहरीक इंसाफ के वकीलों के बारे में पूछा। जब तहरीक इंसाफ से कोई मौक़िफ़ देने आया तो आपने ना सिर्फ डांटा डपटा, लेकिन सिर्फ यहां तक पूछ लिया कि कहां से पढ़ी हैं आप? आपने तो कहा साहब माय लॉर्ड, इज्जत माब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब, आपने हमें औरत की इज्जत करना इस तरह से सिखाया था कि आपने अपनी बीवी को साथ में खड़े होकर हल्फ लिया था, हमें पता चले कि औरत का मकाम ये होता है, औरत को इस तरह से इज्जत देते हैं। फिर एक खातून वकील को इस तरह से झाड़ देना, और आपने जब ये कह दिया कि आप अपनी नशिस्त पे जाके बैठ जाए तो बात खत्म हो जाती थी। लेकिन फिर आपने कुछ इसी तरह की चीजें की, तो ये सवाल पैदा हो रहे हैं। माय लॉर्ड इज्जत माब, आप काज़ियुल क़ज़ा हैं, आपने फैसले करने हैं, आपके हाथ में तराजू है। आपसे ही दरखास्त करें कि जनाब ये क्या मेयार है, ये किस तरह का मेयार
है कि आप एक खातून से इस तरह से बात कर रहे हैं जो सिर्फ उसने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ देने की कोशिश की। तो ये वो सवाल हैं, वो जो गर्द है ना, वो बैठ नहीं रही है। अब आ जाते हैं इसके नताइज की तरफ कि इसके नताइज क्या निकल रहे हैं। तो सबसे पहला नतीजा ये निकला नाज़रीन इकराम, जैसे मैंने आपको बताया कि रात को इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका। निगरान हुकूमत के इस्तीफे पहले आए। अब नाज़रीन इकराम दूसरा नतीजा ये निकला है कि नून लीग से अब जो लोग साइड पे होना चाहते हैं और किसी मामले से जुड़े हुए थे, वो अब साइड पे हो रहे हैं, क्योंकि अब पता है कि इलेक्शंस जो है ना वो अब होने ही होने हैं। किसी तरीके से इलेक्शंस जो है ना वो अब आगे नहीं जाने वाले हैं। तो वो अब नून लीग के बंदे जो है ना वो टूटना शुरू हो चुके हैं, जबकि नून लीग ने अपने लोगों को ये गारंटियां दी थी कि अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि नून लीग को ये बताया गया था कि अभी इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, आप आराम से तसल्ली से अपना काम कीजिए। इसीलिए मियां साहब आपको जलसा जुलूस भी करते हुए नजर नहीं आ रहे थे। अब नून लीग को जो है ना वो दंदल पड़ गया कि ये क्या हुआ है, और अब जिन लोगों ने अपने फैसले करने थे वो फैसले कर रहे हैं। जैसे कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ऑफिशियली अलग होने का फैसला कर लिया है। अब यह खबर आ रही है कि वो ऑफिशियली साइड लाइन हो रहे हैं, वो ऑफिशियली जो है ना वो अब पीछे हट रहे हैं। इससे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने बार बार कहा कि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूं, मैं उसकी जो बुनियादी रुकनीत है उससे इस्तीफा नहीं दे रहा हूं। अब पता चला है कि बुनियादी रुकनीत से भी शाहिद खाकान अब्बासी इस्तीफा देकर साइड पर हो रहे हैं। यानी कि इसके पीछे पता ये सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद अपने बेटे को इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। उन्होंने बार बार इस बारे में मना किया कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि वो बेटे को भी इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं। वो नून लीग के लिए हल्का जो है ना वो खाली नहीं छोड़ना चाहते। वो ऑब्वियसली उनके बाप दादा सियासत कर रहे हैं, तो वो सियासत से पीछे नहीं हटना चाहते। वो इस्तीफा देकर जो है ना वो अपने बेटे को माइट पॉसिबल यहाँ से जो है ना वो इलेक्शन लड़वा रहे हैं। और उन इस हल्के के अंदर शायद खाकान अब्बासी की काफी मकबूलियत भी है, खास तौर पर जो उनका स्टैंस रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जितनी ज्यादतियां की उनके ऊपर, इस वजह से वो काफी जो है वो अब जो है ना वो इस बारे में मकबूल हैं अपने इलाके में। दूसरी बात नाज़रीन किराम, एक विकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी गिरी है, जिसके बारे में मैंने कल आपको बताया था कि 3 बजे एक बड़ा सरप्राइज तैयार है। वो हुमायूं अख्तर खान साहब की विकेट गिरी है। ये इमरान खान के काफी करीब रहे हैं, इमरान खान के दोस्त भी तस्वुर किए जाते हैं, और अब इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद करके तहरीक इस्तेहकाम के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली। और जब तहरीक इस्तेहकाम के अंदर ये शामिल हो रहे थे तो इन्होंने वही बातें की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छा नहीं किया, मुजस्समे तोड़े, ये किया, वो किया, ये नहीं करना चाहिए था, ये वो नहीं करना चाहिए था, दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें नाज़रीन इकराम इन्होंने की हैं हुमायूं अख्तर खान साहब ने। मेरा सिर्फ एक बुनियादी सवाल है, मैं सिर्फ एक बुनियादी सवाल पूछता हूं। मैं कहता हूं आपका जमीर जाग गया, दैट्स वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले मुझे यह बताइए कि आपका जमीर 9 मई की रात को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर 10 मई को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर जून को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर जुलाई को क्यों नहीं जागा? आपका जमीर अगस्त को क्यों नहीं जागा? सितंबर को क्यों नहीं जागा? अक्टूबर को क्यों नहीं जागा? यानी कि इतने महीने आपने वेट किया और आपका जमीर कंबल लेकर ओढ़कर सोया रहा। अब अचानक से आपके जमीर को कौन सी गुदगुदी हुई है, कौन सी जो है ना वो खारिश हुई है कि जमीर उठ खड़ा हुआ है और जमीर कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तहरीक इंसाफ ने गलत किया है। मतलब मैं इस बात को सिर्फ समझने से कासिर हूं कि ये क्या मामला है कि आपका जमीर एकदम से कैसे जाग गया। तो उसके पीछे ऑब्वियस रीजन समझ आती हैं, क्योंकि अगर आपका वाकई जमीर जागा होता तो आप 9 मई की शाम को इस्तीफा देके पार्टी से अलग हो जाते और कंडेम करते कि ये तहरीक इंसाफ की हरकत अच्छी नहीं है। अब जो आप ये कर रहे हैं तो उसके पीछे बेशुमार जो है ना वो वजूहात है। अब नाज़रीन किराम आ जाते हैं कि इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कौन सी हो रही हैं, ये भी सुन लीजिए आप, ये भी आप सुन लीजिए। नाज़रीन किराम 2 बजे कल एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है लतीफ खोसा साहब की जानिब से, और बताया यह जा रहा है कि इस बार वो ऑफिशियली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं, पीटीआई को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे। ये इस वक्त की अभी जो है वो खबरें आ रही हैं। अच्छा जनाब, एक और मामले के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूं, वो ये है कि रिटर्निंग ऑफिसर आरओज जो हैं वो पिछली दफा भी उससे लिए गए थे, इस्तीफा अगर ले लिए जाते हैं तो क्या मसला है, और जुडिशरी से ना लेने से क्या प्रॉब्लम है, उसकी मैं वजह बताता हूँ। कॉन्फ्लिक्ट कहां पे है, क्लैश ऑफ द इंटरेस्ट कहां पे है। नाज़रीन किराम, जो डिप्टी कमिश्नर होगा वही आरओ होगा, यही मान के हम चलते हैं। तो जो डिप्टी कमिश्नर होगा वो आरओ होगा, तो इसका मतलब है कि जो लोग 3 एमपीओ के तहत ऑर्डर्स कर रहे थे उनका क्या करना है। आपको पता ही है पंजाब में 2250 ऑर्डर्स हुए, बलूचिस्तान के अंदर जो है ना वो केपीके के अंदर माफ कीजिएगा 700 3 एमपीओ के ऑर्डर्स हुए। अभी बलूचिस्तान की कहानी सुनिए, अब कितना आयरॉनिकली कि वही आरओ होगा कि शुएब शाहीन साहब कोयटा में जाते हैं, उनका
वहां का डीसी जो है ना वो क्वेटा का उन्हें पैगाम पहुंचाता है कि आप वापस चले जाइए, लेकिन नहीं तो 3 एमपीओ के तहत जो है ना वो आपको अंदर कर लूंगा। और वही जो डिप्टी कमिश्नर है नाज़िर इकराम वो आरओ होगा। काजी साहब को क्यों ये नजर नहीं आया? माय लॉर्ड आपको क्यों नजर नहीं आया? माय लॉर्ड आपकी इंसाफ वाली आंखें यहाँ पे क्यों बंद हो गई? माय लॉर्ड यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है? लेकिन माय लॉर्ड यहाँ पर मेरे ख्याल से आंखें बंद किए हुए हैं, उनको इंसाफ जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा जनाब, फिर आप एक और मिसाल लीजिए। ये हमारे एक दोस्त ने लिखा है, उन्होंने एक मिसाल दी है। उन्होंने कहा कि जनाब एक मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये किस तरह के इलेक्शंस होंगे अगर ये डिप्टी कमिश्नर्स कराते हैं। मिसाल लीजिए कि नून लीग से जो अमानुल्लाह वड़ाइच साहब हैं, अमानुल्लाह वड़ाइच साहब वो उम्मीदवार हैं नून लीग के गुजरावाला से, और ये साबिक एमपीए भी रहे हैं, अब इस बार भी नून लीग के लिए उम्मीदवार हैं। तो अमानुल्लाह वड़ाइच साहब का जो बेटा है उसको डीसी वजीराबाद लगाया गया है। अब वो डिप्टी कमिश्नर वजीराबाद होगा, उसी तरफ साथ ही अब्बा जी गुजरावाला में लड़ रहे होंगे। तो बताइए मुझे कि क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा? जो उनका बेटा है उसका नाम उमर वड़ाइच है, उमर वड़ाइच, मुबैना तौर पर ये जो स्टोरी सामने आ रही है। तो बताइए क्या ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा? क्या ये इस तरह जो है ना वो हो जाया करता है? अमानुल्लाह वड़ाइच साहब उम्मीदवार होंगे, बाप उम्मीदवार है, बेटा डीसी है वजीराबाद के अंदर। क्या कहानी है, क्या मजेदार कहानी है। और आखिरी खबर सुन लीजिए नाज़रीन किराम, अब बलूचिस्तान ने अंगड़ाई ले ली है। बलूचिस्तान के अंदर एक तहरीक इंसाफ का जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है उसके जो विजुअल्स और मनाजिर सामने आ रहे हैं उसने बहुत सारे लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ है बलूचिस्तान में के अंदर भी तहरीक इंसाफ पहले नंबर के ऊपर इस वक्त तमाम सर्विस के मुताबिक जो है वो नजर आ रही है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।